नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। जब भी देश की राजनीति की बात होती है तो यूपी और बिहार की सियासत की बात जरूर होती है, लेकिन बिहार की सियासत की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। जी हां, जब से बिहार में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई है, बिहार की सियासत और वहां के बदलाव की चर्चा रोज ही होती है। महागठबंधन की सरकार में नीतीश ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के तेजस्वी को सौंपेंगे या फिर से बिहार की सियासत करवट बदलेगी। 2024 चुनाव के लिए नीतीश बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी में लगे हुए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार और लालू यादव ने दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। उधर महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में जंगल राज के लौटने की भी चर्चा अब आम हो चली है। आए दिन बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। विपक्ष यानी कि बीजेपी महागठबंधन की सरकार को निशाने पर ले रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार का क्या होगा। इंडिया न्यूज ने बिहार के मौजूदा सियासी और सामाजिक माहौल को जानने के लिए एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में इंडिया न्यूज ने लोगों से कई सारे सवाल पूछे हैं। ये सवाल गांव और शहर दोनों से जुड़े हुए लोगों से पूछे हैं। हमारा सैंपल साइज है 1058 और सैंपल की तारीख है 5 सितंबर की। हमने 5 सितंबर को ये लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर बिहार का मूड कहता क्या है। देश के लोगों ने अपनी राय दी है। सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था, क्या 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं नीतीश कुमार? क्योंकि अब ये चर्चा आम हो चली क्योंकि नीतीश कुमार तो अब राष्ट्रीय नेता हैं, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो देश के लोगों की क्या राय थी? सवाल जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या 2023 में तेजस्वी को सीएम पद सौंप सकते हैं नीतीश कुमार? हां कहने वालों की संख्या है 62.1%। समझने की कोशिश कीजिए। हां कहने वालों की संख्या है 62.1% और नहीं कहने वालों की संख्या है 37.9%। दोनों में बड़ा गैप है। हां इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है और हां इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी सोनिया गांधी से मिलने गए थे। यानी कि संकेत किस तरीके से हैं। अगला सवाल क्या था वो भी आपके सामने लेने आते हैं कि अगला सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तेजस्वी को नीतीश ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आखिर क्या चला पाएगी सरकार? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या वो सपोर्ट करेंगे, आपको मुख्यमंत्री बने रहने देंगे? हां कहने वालों की संख्या थी 48.5%, इसे समझिए, और ना कहने वालों की संख्या थी 51%। सवाल क्या था? तेजस्वी को नीतीश ने अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या चला जाएगा, क्या सरकार चल पाएगी? नहीं कहने वालों की संख्या था 51%, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आखिर ये क्यों है। कई सारे मेहमान हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं इस मसले पर। देश के मूड ने जो जानने की कोशिश की है, हम चलेंगे लोगों के पास। एक बार परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों का। उदय कुमार सिंह जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लव कुमार जो कि जेडीयू के नेता हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर रणवीर कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आलोक मेहता जी हैं जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा उदय कुमार सिंह जी के पास जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उदय साहब, हमने देश का मूड जानने की कोशिश की, बिहार के लोगों से, देश के लोगों से पूछा कि बिहार आखिर क्या कहता है। पहला सवाल आपने देखा और दूसरा सवाल भी आपने देखा, इन दोनों सवालों की आपकी क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद। आपने आज और सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई दे दूं दुर्गा पूजा का। जहां तक प्रश्न है आपके इस दोनों प्रश्नों पर मेरे विचार का, तो अभी जो बिहार में सरकार चल रही है। उदय जी, आपकी टीवी का जो वॉल्यूम है, आप असल में बोलते भी जा रहे हैं और सुनते भी जा रहे हैं, तो उसे कम कर लीजिए, उसकी आवाज आ रही है। मेरे पास कोई टीवी नहीं, मेरा ये वॉल्यूम नहीं है, कहीं और से डिस्टरबेंस है जी। मेरे लेवल से कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोलिए। हाँ, तो कहीं पे और कोई आवाज था जिससे डिस्टर्ब हो रहा था। anyway, हो सकता है। लेट अस कम टू द पॉइंट जी। फिर बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है?
मैं अपने सभी मेहमानों से कहूंगा कि जिनके पास भी टीवी है और उसकी आवाज अगर चालू है तो कृपया उनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं या सारे जो मेहमान बोलेंगे वो आपको ईयरफोन में आवाज सुनाई देगी। अब बताइए उदय जी। हाँ, अब क्लियर है और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है जी। मेरा ये कहना है कि जो बिहार में अभी सरकार चल रही है, ये जनता का मैंडेट कमांड नहीं कर रही है जी। इस सरकार को वहां की जनता ने वोट नहीं किया था, और जो गठबंधन अभी बना है भारतीय जनता पार्टी से हट करके, ये गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ वोट मांग रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ये जो गठबंधन बना है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सामयिक है, और यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी इच्छा है जी। और होना भी चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा मैंडेट के साथ, जो कि उसके विधायकों की संख्या लगभग 78 है और जदयू के विधायकों की संख्या 45 है, इसके बावजूद भी उसने मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते हुए उप मुख्यमंत्री का पद लिया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के पद पे रहने दिया। और एक तरह से अब ये बातें बहुत स्पष्ट हो चली हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है दोनों लोगों के बीच में। उसी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमने ये सवाल भी पूछा था। लव कुमार नेता है जेडीयू, उन्हीं के पास चलेंगे। क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि 2024 में तेजस्वी? बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग इस बात की है कि जिस तरह इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करनी शुरू कर दी जी, तो जब लोकतंत्र बचेगा ही नहीं तो इस देश में कैसे कौन पार्टियां सरवाइव कर पाएंगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। तो इन सब चीजों पर जब मुद्दा ही नहीं बचेगा, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो फिर नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति को भाजपा के साथ रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। जो खुद ही समाजवादी विचारधारा से आते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करते हैं, और ये लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास तो करते ही नहीं है। तो जनता, ये तो सीधे सीधे जनता के शासन को दुत्कार कर एक पार्टी का शासन लाना चाहते हैं, एक व्यक्ति का शासन लाना चाहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी। अभी सिर्फ तेजस्वी यादव जी से के साथ ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पूरे विपक्ष के पार्टियों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है इस काम में, और पूरे देश में इस काम। चलिए लव कुमार जी, आपने एक संकेत तो दे दिया, ये अकेले ये आरजेडी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सारी विपक्षी पार्टियों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। डॉक्टर रणबीर कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे समझ लेते हैं। रणबीर जी क्या कहें? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं जी। और अभी बीजेपी और जदयू के दोनों आदमी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जरा इन दोनों आदमी से पूछिए, एक सोचनीय विषय है। जब नीतीश कुमार जी बीजेपी में थे तो बहुत अच्छा बीजेपी सरकार थी, बहुत अच्छा थी। जब बीजेपी से जब अलग हो गई तो बीजेपी के लिए जदयू बुरा हो गया, जदयू के लिए बीजेपी बुरा हो गया। पहले तो ये दोनों आपस में क्लियर करें कौन बुरा है कौन अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं, सभी बिहार सरकार की बात करते हैं, तो आपको याद है कि जब नीतीश कुमार जी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय 5 साल इनका काल बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। उसी आधार पर फिर उनका दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिन सरकार बनाए, फिर चलेगा राजद के साथ जाने के बाद एक दूसरे के साथ देश सरकार बनाए, फिर एक दूसरे को खिचड़ी पका करके आए कहा बीजेपी के साथ जुड़े। फिर बीजेपी के साथ जुड़कर बीजेपी के नाम पर नीतीश कुमार जी हमारा प्रधानमंत्री बनने के दूर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी आज चुनाव लड़ ले, किसी भी बिहार में किसी भी सीट पर नहीं जीत पाएंगे। एक बार विधायक के चुनाव लड़े, विधायक बने, दूसरी बार सांसद चुनाव लड़े, सांसद बने, उसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। वो चुनाव नहीं लड़े बल्कि और विधानसभा सदस्य बन के मुख्यमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। एजाज साहब, क्या मान लिया जाए अंडरस्टैंडिंग है और आपस में सभी पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो रुझान आ रहा है, देश का मूड, बिहार का मूड जो दिखाई दे रहा है वो सही है? थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको जवाब रुक जाइए। सभी लोगों की, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एजाज साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, चाय पी ली है, उन्होंने अपना गला तर कर लिया है। अब जरा प्रवक्ता आरजेडी के, उन्हें भी जवाब देने दीजिए। एजाज साहब, बात पूरा करने दीजिए, अगर पूरी बात नहीं होगी तो नहीं समझ पाएंगे। नहीं, हम समझ जाएंगे, और भी लोग हैं समझाने के लिए। एजाज साहब, उनको समझाने हैं मुझे। देखिए, अभी जिस तरह से
राजनीतिक विश्लेषक ने विश्लेषण किया, जी ऐसा लगा कि वो किसी पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं, निष्पक्षता से कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बिहार का शायद- बढ़िया है। आप लोग शायद- बढ़िया रहता था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार के शायद हाल नहीं उनको होती। बिहार के मामले की पूरी जानकारी नहीं कितनी है। नॉलेज है आपको बिहार की? कितनी जानकारी नॉलेज है? रहते हुए आप भी घर में अनभिज्ञता प्रकट अच्छा, कर डॉक्टर रहे हैं। साहब, घर में बैठ के कितना नॉलेज है बिहार की आपको? डॉक्टर साहब, कितनी एक knowledge है? बार law and order एजाज कहाँ जा रही साहब है? को सुन लिया Education जाए। कहाँ जा रही है? नहीं, रणधीर जी, education एक बार कहाँ एजाज साहब को देखिए, सुन लिया जाए, education कहाँ उसके पर बाद है? Law and order उसके बाद फिर कहाँ पर तर्क है? वितर्क। ये स्पष्ट हो रहा है कि आप किसी पार्टी से प्रवोक किए गए निष्पक्ष नहीं है। इसलिए बोल रहा सबसे हूं ना बड़ी मैं। बात यह है, सबसे सारा बड़ी समाज बात में यह है घूमिए कि आप। बिहार में जो ये महागठबंधन बना है, 7 दलों का गठबंधन है, 7 दल एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। ये स्पष्ट करता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता का विश्वास खो चुकी है। बिहार की जनता का विश्वास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खोया है, उसकी बौखलाहट और बेचैनी देखने को मिल रही है कि 17 दिनों के अंदर में 2 बार माननीय गृह मंत्री जी का बिहार दौरा, और बिहार दौरे में जिस तरह से इन्होंने पूर्णिया में बिना हवाई अड्डे बने हुए, बिना हवाई अड्डे का अरे सरकार के काम पर बात कीजिए ना, कौन कहाँ जा रहा है उसको छोड़िए, सरकार के काम पर सब बात कुछ कीजिए बात ना यार। होगी, सब कुछ बात होगी, सब कुछ कौन बात कहाँ जा रहा होगी। है, छोड़िए। धैर्य रखिए ना। बिना किसी मामले के उन्होंने वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण भी करवा दिया, हवाई जहाज की उड़ान भी करवा दी, और लोगों से कहीं ना कहीं ताली बजवाने के लिए जिस तरह से प्रवोक किया, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैनी में है। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को कहीं ना कहीं माननीय गृह मंत्री जी के मुंह से इस तरह से बातें कहलवा देना, उनकी गरिमा को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय इकाई ने किया है। चूंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई पर बिहार की जनता का विश्वास नहीं रहा, इसीलिए उदय जी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन्हें सही माना जाए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश उनको कुमार बोल जी, लेने दीजिए, माननीय उनको पहले बंद मुख्यमंत्री कराइए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व पर जो बिहार की जनता एजाज ने साहब, विश्वास एजाज किया, साहब, और उदय जी जिस की तरह बात से सुन लें हम आप। लोगों ने बिहार की जनता, खासकर युवाओं को जो भरोसा दिलाया था कि आप लोगों को 10 लाख नौकरी उनको और 10 बोलिए लाख रोजगार बंद हो दिया जाने जाएगा, के लिए। एजाज उस साहब। संबंध में हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। या म्यूट कर दीजिए उनको, अगर नहीं सुनते हैं बात तो। नहीं, म्यूट उदय जी क्यों बताइए। करिएगा? आप लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं देखिए, करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप- लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। भारतीय उदय जी, जनता क्या पार्टी बोलना इसी चाह तरह रहे से हैं? म्यूट की राजनीति करती एजाज रही है, साहब, रुक लीजिए। जुमलाबाजी क्या की बोल राजनीति रहे हैं? करती रही है। एजाज साहब, थोड़ा ब्रेक लगा जुमलाबाजी की लीजिए। राजनीति अब उदय जी बिहार साथ और देश बैठे में कुछ नहीं बोलना चलेगी। चाह रहे हैं। इससे आपका 2024 में आपके यहाँ आने का मन पूरी नहीं तरह से करता सफाया है, हो डिबेट जाएगा। में शामिल होने की आप इच्छा नहीं बोलने करती की है। स्थिति में भी नहीं रहेंगे। चलिए, आप किसी लोग- को प्रवोक करके म्यूट करवाने आप की लोग बात आपस में कैसे चर्चा कर कर रहे लीजिए। हैं? तब तक आलोक जी इस वक्त लोकतंत्र में हमारे साथ किसी- मौजूद हैं। आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनके पास चलेंगे। आलोक जी, सबने अपनी अपनी बात कह ली है और बड़ी ईमानदारी के साथ जेडीयू ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई, है कुछ समझौता है जो हम लोगों के बीच है। और देश के लोगों की, देश का मूड हमने बताया कि आखिर देश के लोग क्या कहते हैं। 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का पद सौंप सकते हैं सीएम, उसको लेकर एक सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया 62.1% लोगों ने हाँ कहा है और 37% लोगों ने ना कहा है। हमने ये भी कहा कि अगर नहीं सौंपा तो सरकार गिर सकती है, लोगों ने कहा बिल्कुल। तो ये तमाम सारी चीजें, इनको लेकर क्या मानते हैं बिहार, क्योंकि अचानक से बिहार की चर्चा पूरे देश में होने लगी है। देखिए मनोज जी, सर्वे इसलिए सही है क्योंकि 1990 में जब लालू जी सत्ता में आए और नीतीश जी उनके साथ मंत्री थे, तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। तब तो मैं बिहार में ही रहा हूं उस समय जी, बाधक के रूप में, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में आना जाना रहा। कभी छोड़ा नीतीश जी ने, बार बार उनका साथ छोड़ा, लालू जी ने साथ छोड़ा, कई साथ आए गए। लेकिन इस बार एक, जैसे कहते हैं कि पीक पर जब आप होते हैं जी, और जब एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा मानना है कि जनता को भी महसूस होता है और नीतीश को, उसको चाहे बीजेपी को अच्छा लगे न लगे, लेकिन नीतीश जी यदि राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं और लालू जी को यदि उन्होंने कमिट किया है जैसा लगता है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी को अगली बार देने के बाद ही तो राष्ट्रीय राजनीति में वो प्रधानमंत्री बने न बने, लेकिन जो उनकी भूमिका लोग मानते हैं कि वो प्रयास करें अपनी तरफ से। बिहार, उत्तर प्रदेश यही फैसला करेगा, उत्तर भारत फैसला करेगा भविष्य का। भाजपा भी इसी पर निर्भर है और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि तेजस्वी को देना होगा, क्योंकि सीटें भी उनकी ज्यादा है। आप मनोज जी छोड़ दीजिए, हमारा सर्वे नहीं, क्या हमारे जितने मित्र, अपने मेहमान हमारे हैं, जी, वो इस बात को मानेंगे कि बहुमत के हिसाब से
उस समय भाजपा ने उदारता क्यों दिखाई ये भाजपा जाने, लेकिन नीतीश जी को कम सीटें होते हुए मुख्यमंत्री बनाया था। जी नीतीश जी ने धोखा दिया नहीं दिया ये जनता फैसला करेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि शुरू का उनका पहला कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बाद में जिन कारणों से उनको जो कठिनाइयां आई है, जिनकी सीटें कम हुई है, उसका नुकसान भी उनको भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी एक डायनामिक, जैसे अखिलेश वहां निकल करके आए, अब लालू जी का जातिगत प्रभाव जो उनके पीछे रहे हैं, हाँ ये ठीक है, उसके पहले जिस तरह की कई जांच चल रही है उनमें कोई न्यायिक मामला आ जाए, न्यायिक फैसला आ जाए, उस पर हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते जी। लेकिन राजनीतिक चर्चा हम कर रहे हैं। जनता की ओपिनियन में तेजस्वी को भावी पीढ़ी को देने की, तो नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी बनने नहीं दिया जी। विद ऑल रेस्पेक्ट, उनके जो दाएं हाथ हैं, आप पता लगा लीजिए, केसी त्यागी जी आज भी खाली महासचिव बने बैठे हैं, जबकि चौधरी चरण सिंह के समय जिस तरह नीतीश कुमार रहे उससे भी ज्यादा क्लोज केसी त्यागी थे जी। ऐसे किसी भी पार्टी में भी उत्तराधिकारी यूपी के थे, वो तो बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। शरद यादव जी जो इनको सबको 5-5 हजार रुपया देते थे, मैं उनके साथ रहा हूँ शरद यादव जी के चुनाव दौरों में जी। उन सब लोगों ने धक्का दे दिया शरद यादव जी को, नीतीश जी ने सबसे खराब धक्का दिया। पार्टी जांच फर्नांडीज ये वो, तो इसलिए नीतीश जी के पास अब एकमात्र चारा ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ कर सकते हैं, जिनको उन्होंने धक्का दिया या नए किन साथी बना करके, लालू जी को अब वो धक्का देकर बिहार से अपने को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसलिए तेजस्वी को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, उसके बाद तेजस्वी अपना भविष्य तय करेंगे वो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। बाकी बड़ा सवाल है कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ेगा। और हमारे दोनों सवाल थे वो इसी से जुड़े हुए थे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवाल हैं जो हमने देश की जनता से पूछा और ये जानने की कोशिश की। अगला सवाल कौन सा है? 2024 चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्या फिर से बीजेपी में साथ आ जाएंगे? असल में नीतीश कुमार को लेकर बड़ा असमंजस रहता है, बीजेपी को भी रहता है और तमाम दूसरी पार्टियों के जिनके साथ वो रहते हैं उनको भी रहता है कि पता नहीं नीतीश कुमार कब क्या कर दें। सवाल क्या है? 2024 चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्या फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे? हां कहने वाले लोगों की संख्या 26.1 और ना कहने वाले लोगों की संख्या 73.9। ना कहने वाले लोगों की संख्या यह है कि उम्र उनके पास क्या है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल है अब उनका ख्वाब क्या है? उनका ख्वाब प्रधानमंत्री बनने का है। संकेत उन्होंने दे दिए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सवाल ये था। अब एक और सवाल कौन सा है? नीतीश अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो उसके पीछे के कारण क्या होंगे? कारण नंबर 1, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव। लोगों को क्या कहना था? सवाल को एक बार फिर से गौर से देखिए। नीतीश अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है? हमने लोगों को जानने की कोशिश की, ये संभावना की, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बिहार में। तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव 31.1% लोगों ने कहा। इसके साथ साथ 2024 में नुकसान नहीं चाहेगी बीजेपी 28.4%। इसलिए बार बार बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ ले लेती है और बिहार में मिलकर सरकार बन जाती है। 2024 में भी सीएम बनने की चाह यानी कि 40.5%। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? और अगर उनकी ये चाह है, बिहार के लोग, देश के लोग मानते हैं, तो 40.5%। चलते हैं, हमने ये सवाल है, देश का मूड है, लोगों से जानने की कोशिश की लोग क्या कहते हैं, लोग क्या मानते हैं। हम सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास। उदय कुमार हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदय जी, ये तमाम सवाल बहुत कुछ कहते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, बहुत चीजें अब स्पष्ट होने लगी है जी। और आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुआ है पॉलिटिकल, उससे चीजें बहुत क्लियर हो चली हैं। और आलोक जी ने बहुत अच्छा बताया आपको जी। उनकी एनालिसिस पूरी तरह से काफी व्यापक था और उनका एक्सपीरियंस भी उसमें दिख रहा था जी। आप जहां तक देश के विरोधी दलों को एकजुट करने का प्रश्न है, तो आप देखे होंगे कल ही टीआरएस बीआरएस हो गया और वहां पे जो अभी ममता बनर्जी और भी बाकी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, अरविंद केजरीवाल हैं, इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है उनके बीच में और इनको वो लोग नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भविष्य में ये बहुत सारी बातें हैं जिसको आप फोर्सी कर सकते हैं जी। क्योंकि इनको सभी लोग, सब लोग मिल करके और इन्हीं को अपना नेता मान लेंगे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के भी लोग इन्हीं को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लेंगे और इनके पीछे आ जाएंगे। इसकी भी संभावनाएं बहुत कम लग रही है। और जैसा प्रतीत हो रहा है कि राजद बहुत जल्दीबाजी में है,
वो 25 और 24 के इंतजार में नहीं है। उसे लग रहा है कि हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह उदार और इस तरह का नहीं है कि 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कम विधायकों की संख्या रहते हुए भी मुख्यमंत्री का पद दिया जी। इस बार भी दिया और पहले भी दिया है। और हमें जो लग रहा है, हो सकता है हमारा आकलन सही हो या नहीं हो, ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम जो फोर्सी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत लंबा इंतजार में नहीं है। 2 महीने में उसके 2-2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ और लगता ऐसा है कि वो तुरंत चाहता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी को बैठाया जाए। एजाज साहब, लगता है बहुत जल्दी में है। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्पष्ट किया है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है और हम लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं स्पष्ट तौर पर एक लक्ष्य लेकर के आए हैं कि 2024 की राजनीति में जिस तरह से हमने बिहार में भाजपा को बेदखल किया है उसी तरह से केंद्र में भी बेदखल करने का काम करेंगे। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का स्वरूप सामने आया है, जिस तरह से बिहार ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया है, उसी तरह से देश की राजनीति में 2024 से पहले हम लोग स्पष्ट रूप से सभी विपक्षी दलों का एक आधार आवेरा तैयार करके लोगों के बीच लाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है, जो महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, जो आजादी के बाद पहली बार जीएसटी लाने का काम किया खाने पीने के सामानों पर, और स्पष्ट रूप से जिस तरह से इन्होंने वादा किया था 2014 में कि हम जब सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। 8 साल सरकार को हो गई, 16 करोड़ में से कितने लोगों को रोजगार दिए, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जो आंकड़े आए हैं वो भी भारत सरकार की ओर से कि 7,22,000 सिर्फ लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। जी, बड़ा विषय है, बेरोजगारी है, रोजगार है, ये बड़ा विषय है। आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, तमाम सवाल हमने पूछे हैं। असल में अब भी बिहार की राजनीति को लेकर असमंजस होता है देश की नजर में, और सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार अगर बीजेपी धोखा खाती है फिर वापस नीतीश कुमार के साथ आ जाती है। नीतीश कुमार भी सरकार से अलग हो जाते हैं, आरडीजी से अलग हो जाते हैं, उसके बाद वो कोसते हैं लालू यादव और उनके परिवार को, फिर उनके साथ जाके चले जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो जो सवाल पूछे गए हैं, क्या उनके इर्द गिर्द जवाब आए? क्या माना जाए कि देश का मूड यही है? देखिए, मुझे लगता है कि देश का मूड काफी हद तक इसलिए सही है क्योंकि अब बीजेपी के साथ जाना उनके लिए भी कठिन है और बीजेपी उनको अब ला करके, देखिए, इतना अनुभव होने के बाद बीजेपी उनको साथ लेकर अब क्या फायदा होगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये ठीक है कि कई छोटे छोटे दल जैसे पहले बिहार में भी शामिल हुए, उनका सहयोग मिल सकता है। और ये प्रधानमंत्री का फैसला ये जैसा तय किया गया और बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद तय होगा, इसलिए खतरा इस बात का है कि आप देखिए चौधरी चरण सिंह की परंपरा, जब वो प्रधानमंत्री बने वो कांग्रेस को तोड़कर 1967 में भारतीय क्रांति दल बनाया, जनता दल बहुत बाद में आया। चंद्रशेखर जी भी कांग्रेस से ही निकले हुए युवा टर्क थे और वो जाके बने थे। तो कांग्रेस से निकला हुआ व्यक्ति बने, कांग्रेस के बिना, और शरद पवार जी जो आज भी अलग है, कांग्रेस से बिल्कुल अलग है सोनिया गांधी के रहते हुए भी, और उनका बार बार ये कहना था कि सोनिया गांधी है, जब तक मैं नहीं इसलिए पार्टी छोड़कर गए थे। शरद पवार का भी कहना है कि बिना कांग्रेस के अगला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि असली टक्कर कांग्रेस वर्सेस दूसरे दल, ममता बनर्जी भी पुरानी कांग्रेसी है, शरद पवार आज भी मौका मिलेगा तो वो कहेंगे मेरे नाम पर सभापति बने, चाहे वो बहुत बुजुर्ग हो गए। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से निकले थे जी। और देवगौड़ा जी को भी नीतीश जी ने ही धोखा दिया। इसलिए कौन साथ देगा और प्रधानमंत्री स्वीकार न करे, लेकिन हाँ, लालू जी के लिए रास्ता बने, तेजस्वी जी के लिए रहेगा। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी हो सकता है कि जैसे यूपीए में या शरद पवार जी बन गए थे, वहां पर एक मार्गदर्शक की तरह से, और मतलब उनके नेतृत्व में पूरे गठबंधन के नेता हो जाए, वो संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का उनका जो सपना है वो वर्तमान परिस्थिति में कोई चमत्कार होगा तो बात अलग है, वरना शायद पूरा नहीं होगा। इसलिए वो कोई जोड़ तोड़ ऐसी कर सकते हैं जो 2001 से आज तक वो सत्ता में रहे और रहेंगे, वो उनका भी कोई जवाब नहीं है पलट करने में।
इसलिए वो कल कांग्रेस के साथ मिलकर के कोई सरकार बनाने को तैयार हो जाए, जो कभी शरद यादव भी कभी क्लोज रहे हैं कांग्रेस के, उनकी बेटी को उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, तो नीतीश यदि कांग्रेस ही ज्वाइन कर लें या कांग्रेस में विलय कर दें जेडीयू का, तो जरूर प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है। और तब राहुल गांधी क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे पदयात्रा करते हुए? ये तो संभव नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जरूर नीतीश जी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हम और आप शुभकामना देते हैं, प्रतिपक्ष अच्छा मजबूत हो, नीतीश यदि बिहार के बनेंगे तो बिहार का गौरव होगा, लेकिन बहुत कठिनाइयां हैं आगे के रास्ते में, कांटे बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो उसको लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो कठिनाइयां उस कठिनाइयों को आप कैसे दूर कर पाएंगे। एक और सवाल, देश का मूड जानने के लिए हमने एक और सवाल पूछा, और वो सवाल क्या था, सवाल सुनिए। महागठबंधन की सरकार में बिहार में क्या वाकई जंगल राज की वापसी हो गई है? क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगा, महागठबंधन की सरकार में बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है? हाँ कहने वालों की संख्या 62.7% और ना कहने वालों की संख्या 37.3%। 2 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं। तो ये सवाल है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या 2024 तक, बहुत दूर है, उसके पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2024 तक क्या हालात और बिगड़ेंगे? हम सीधे चलेंगे जेडीयू नेता के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, और ऐसे में जंगल राज की वापसी हो जाती है, घटनाएं लगातार घट रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, आप कैसे सुशासन बापू रह पाएंगे 2024 तक? देखिए, छिटपुट घटनाओं को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर प्रचारित किया जा रहा है, वो जनाब कमाल की बात कर रहे हैं आप। 2 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, आप इसे छुटपुट घटना कहते हैं? लगातार सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं, लोग घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आप कहते हैं छुटपुट घटना है? ये लोग सच नहीं बोलेंगे ना कभी। नहीं, घटनाएं कब नहीं घटी है, पहले सुन लीजिए ना, सत्यवादी लोग जरा सुन लिया करिए, चुपचाप सुनते हैं। घटनाएं पहले भी घटती थी, घटनाएं आज घट रही, आज भी घट रही हैं। घटनाएं पहले भविष्य में घटती भी रहेंगी। हम तो हरिश्चंद्र जी के साथ थे ना, तो उस समय इस तरह से प्रचारित नहीं किया जाता था। थोड़ा जैसे ही बीजेपी से अलग निकले हैं, घटनाएं बहुत ज्यादा प्रचारित की जा रही हैं। आप उठाकर डाटा देख लीजिए ना, जो क्राइम का डाटा है उसको उठाकर देख लीजिए कि जब हम बीजेपी के साथ थे और आज के डाटा में थोड़ी कमी ही आई होगी, बड़ी नहीं है। चूंकि आप ही का डाटा कहता है, भारत सरकार डाटा बनाता है। और क्राइम के लिहाज से बिहार केवें स्थान पे है? पहले स्थान पे कौन है? किस राज्य का शासन है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी पुलिस है? मध्य प्रदेश में किसकी पुलिस है? महाराष्ट्र में किसकी पुलिस है? किसकी सरकारें हैं? वो जगह नहीं दिखता किसी को, इसलिए बिहार दिखता है। नहीं तो यहाँ की पुलिस क्या बिहार की सुरक्षा कर रही है? यहाँ की पुलिस तो अपने राज्य की कर रही है ना, बात बिहार की कर रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश का भी हम सर्वे कराएंगे, दिल्ली का भी सर्वे कराएंगे, बिहार पे बात चल रही है ना। बिहार की भी बात कर रहा हूं ना, कि सारे राज्यों में हमारे यहाँ से क्राइम कई गुना ज्यादा है, लेकिन उसका प्रचार तो हो नहीं रहा। प्रचारित किया जा रहा है बिहार को। अभी एक हमारे यहाँ बैठे थे, मैं पहले सुन रहा था, आपने कहा पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 1 बार चुनाव लड़ा है विधायक का और 1 बार चुनाव लड़ा है ये एमपी का। शायद उनको मालूम नहीं है, नीतीश कुमार जी ने चुनाव लड़ना तो 77 से शुरू किया था, 80 में भी वो एमएलए थे। क्या डॉक्टर साहब आप दुष्प्रचार कर रहे हैं? लब जी का आरोप है आपके ऊपर। 85 में, और मैं बता रहा हूं, उनको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, 85 में भी आपने आरोप लगाया तो जवाब हम रणवीर जी से ले लेते हैं ना। और 89 में आप सुन लीजिए ना, 89 से लेकर लगातार 5 बार सांसद थे, और जिसके पैरोकार के रूप में बैठे हैं एक्सपर्ट महोदय, उन्हीं के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री भी थे, रेल मंत्री भी थे। इनको शायद याद नहीं होगा, एक सांसद नहीं है। रणवीर जी चुप्पी है आपकी, उसी पर कटाक्ष कर रहे हैं लब जी। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। मैं सुन रहा हूँ रणवीर जी, इनको सही जानकारी में। अरे जवाब तो ले लें रणवीर जी। अरे आप क्या सही जानकारी दीजिएगा? आप मुझे सही जानकारी, आपके पास सही जानकारी है ही नहीं, तो आप अरे दे रहा हूँ, बोलते रहिए, फिर देंगे। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। जी, मैंने कहा ना कि 85 में एमएलए बने, 89 में जैसे वीपी सिंह के सरकार में कृषि मंत्री बने। अरे रणवीर जी कब तक सुनते रहेंगे, जवाब तो दे दीजिए। नहीं, और उसके बाद लगातार एमपी रहे।
एक बताइए, तक रहे। अब जवाब सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। लव जी अच्छा, लव जी आप सुन लेते हैं, जवाब लव जी सुन लेते हैं। त्याग लव कुमार जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। जी सुनाइए। बोलिए। जब ये सांसद थे, बीजेपी के सरकार में मंत्री हुआ, हमें किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। बड़ा स्पष्ट सुन लीजिए, बड़ा स्पष्ट भाषा में सुन लीजिए, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानकारी तो ठीक रखिए ना। अरे सुन लीजिए ना, जब से मुख्यमंत्री बने हैं कितने बार एमएलए का चुनाव लड़े हैं, कितने बार? आप जरा जवाब दीजिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं कितने बार? आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं कहा। मैं वही कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी ये चुनाव नहीं लड़े हैं, और शायद अब सुन लीजिए, अभी चुनाव लड़ लेना आज के डेट में या 2 साल बाद भी लड़ लेंगे तो ये अपने सीट भी नहीं बचा पाएंगे। अच्छे नेता की पहचान नहीं है, अच्छे नेता की पहचान है। ठीक है, मुख्यमंत्री हम आदर करते हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले। और आपको यह जानकारी मैं दे दूं, बड़ा अच्छा जानकारी दे दूं कि व्यक्तिगत मुझे जानते भी हैं वो, और आपके पार्टी के बहुत सारे लीडर मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। मैं आपको जानकारी के नॉलेज दे दूं, क्योंकि हम भी कभी कैसे उसको छोड़िए बैठे नहीं, आज तो लव जी भी आपको व्यक्तिगत जान गए हैं। समाज हित की बात कीजिए। समाज हित में देखिए, मैंने क्या बोला कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राज्य का हो, प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, लेकिन वही व्यक्ति बन सकते हैं जिस व्यक्ति के प्रति हर पार्टी के हर व्यक्ति के भरोसा हो। नीतीश कुमार जी जब से संकट रणवीर जी भरोसे का ही है, जिस भरोसे का जिक्र कर रहे हैं ना, संकट उस भरोसे का है कि क्या जेडीयू आरजेडी पे भरोसा कर पाएगी, क्या आरजेडी जेडीयू पर भरोसा कर पाएगी, और इस भरोसे के साथ क्या 2024 तक ये साथ में चल पाएंगे या उसके पहले दुर्घटना घट जाएगी। और यही कारण था कि हमने देश के लोगों का मूड जानने की कोशिश की। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जो इस पूरी परिचर्चा में हम लोगों के साथ मौजूद रहे।